हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। इसका 5th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिखाया हुआ है। ये आरसीसी के लिए टेबल है। ये आईएस कोड में दिया हुआ टेबल है। तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी सिंगल टेबल से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस होती है। मतलब कि एक्सपोजर कंडीशंस क्या होती है, कंक्रीट को हम डिफरेंट एरियाज में जो है हम कंक्रीट का काम कर सकते हैं। और जो डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल कहीं पर फ्रीजिंग हो सकती है, कहीं पर जो है सी वाटर हो सकता है, वहां पर हमने कंक्रीटिंग की हो। तो उन डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे हमने एक्सपोजर को डिफरेंट कंडीशंस देकर पुकारा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपोजर कंडीशंस होती है माइल्ड, मतलब कि वो ज़्यादा खतरनाक एक्सपोजर कंडीशन नहीं है। ऐसे ही मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस। तो ये है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन जो कंक्रीट के लिए, आरसीसी के लिए होती है हमारे पास। तो अब डिस्क्रिप्शन क्या है। माइल्ड एक्सपोजर कंडीशंस होती है जो नॉर्मल होती है, मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशंस है जो हमारे यहाँ भी होती है। मॉडरेट कंडीशंस हो एक्सपोजर टू रेन, जो एक्सपोजर टू रेन जिसपे जैसे ही रेन गिरती है वो उस आरसीसी पे गिर जाती है। तो सीवियर क्या होती है, इमर्स्ड इन सी वाटर। सीवियर कंडीशन किसे कहेंगे, अगर सी वाटर के अंदर हमने कंक्रीटिंग की है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहती है सी वाटर के, तो उसे सीवियर कंडीशन कहते हैं। वेरी सीवियर किसे कहते हैं, अगर सी का स्प्रे हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेरी सीवियर कहते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन क्या होती है, टाइडल जोन में जो कंक्रीटिंग हम करते हैं उसे हम एक्सट्रीम कंडीशन कहते हैं। तो हमें नॉमिनल कवर कितना प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये है हमारे पास नॉमिनल कवर हमें 20 mm प्रोवाइड करना है अगर हम माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में, मतलब कि जो हमें कंक्रीट कवर दिए होते हैं उनसे एक्स्ट्रा कवर हमें प्रोवाइड करना होता है। मॉडरेट के केस में 30 नॉमिनल कवर प्रोवाइड करना होता है। सीवियर के केस में 45 mm का कवर प्रोवाइड करना होता है। ये mm में वैल्यूज दी हुई है। और वेरी सीवियर के केस में 50 mm और एक्सट्रीम कंडीशन के केस में 75 mm का कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इन डिफरेंट कंडीशंस में आपको ये पूछा जा सकता है मॉडरेट कंडीशन में हम कितना नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं, तो 30 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में हम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, तो 75 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये है डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस। अब आ जाते हैं हम मिनिमम ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट है वो कितना हम यूज करते हैं। माइल्ड के लिए M20 यूज कर सकते हैं, मॉडरेट के लिए जो है M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 और एक्सट्रीम के लिए M40 हम यूज करते हैं। इसी के साथ आ जाता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट कितना हम मिनिमम डाल सकते हैं माइल्ड 1 मीटर क्यूब के लिए। ये 1 मीटर क्यूब मतलब कि आपको पता है ये 1 मीटर क्यूब का अगर हमें कंक्रीट प्रोवाइड करना है तो उसमें हम कितना जो है सीमेंट ऐड करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब माइल्ड कंक्रीट के लिए जो है वो 300 kg। ऐसे ही मॉडरेट के लिए भी 300 kg सीमेंट हमें ऐड करना पड़ेगा 1 मीटर क्यूब अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं। सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340 kg और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 360 kg का हमें जो है मिनिमम सीमेंट कंटेंट प्रोवाइड करना होता है। और डिफरेंट कंडीशंस के लिए ये वाटर सीमेंट रेशियो भी दिया हुआ है। तो वाटर सीमेंट रेशियो माइल्ड के लिए 0.55, मॉडरेट के लिए 0.50, सीवियर के लिए 0.45, वेरी सीवियर के लिए 0.45 और एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 0.40 जो है हमारे पास कवर प्रोवाइड करना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। For reinforcement man bars up to 12 mm diameter, the mild exposure condition of the nominal cover may be reduced by 5 mm। अगर हम जो है 12 mm का बार यूज कर रहे हैं माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में, तो नॉमिनल कवर को हम 5 mm कम भी कर सकते हैं। मतलब कि बार्स अगर हम 12 mm तक बार्स यूज करते हैं, मतलब कि 12 से छोटी या 12 तक 10 mm की बार यूज करेंगे या 8 mm की बार यूज करेंगे, तो उसके लिए हम कवर जो है 5 mm से रिड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर सीवियर एंड वेरी सीवियर कंडीशन 5 mm रिडक्शन में बी मेड इफ द ग्रेड ऑफ 35 और 30 ग्रेटर देन 35 और 35 mm इज यूज्ड, न्यूटन पर mm स्क्वायर इज यूज्ड। अगर हम ग्रेड 35
कंक्रीट का ग्रेड यूज करेंगे या 35 से ऊपर वाले ग्रेड्स का कंक्रीट यूज करेंगे तो सीवियर एंड वेरी सीवियर कंडीशन में भी हम जो हमारे पास ये कवर नॉमिनल कवर दिए हुए हैं इनको हम 5 mm से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये चीजें कुछ आईएस कोड की चीजें लिखी है यहाँ पर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2% ऑयल इन द वाटर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर हमारे वाटर में जो हम वाटर यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए अगर उसमें 2% ऑयल है उस वाटर में तो उससे जो है स्ट्रेंथ 20% से डिक्रीज हो सकती है। इसीलिए जो है ऑयल नहीं होना चाहिए हमारे पास जो वाटर होता है हमारे पास जो हम कंक्रीट बनाने के लिए वाटर यूज करते हैं। सी वाटर करोड्स द आरसीसी एंड इफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो सी वाटर से जो है करोजन हो सकती है जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की होती है तो इसीलिए सी वाटर में ज्यादा कवर प्रोवाइड किया जाता है। सी वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। सी वाटर में कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है। कैल्शियम क्लोराइड आपको मैंने पहले ही बता दिया है ये एक एक्सेलरेटर होता है तो इससे एक्सेल जो है सेटिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है मतलब कि जल्दी सेटिंग हो जाती है। सी वाटर रिड्यूस द स्ट्रेंथ बाय 10 to 20%। अगर हम सी वाटर यूज करेंगे कंक्रीट बनाने में तो स्ट्रेंथ जो है 10 to 20% डिक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास जो टॉपिक है इसमें आ जाते हैं स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट्स। हमारे पास दिया है एक टॉपिक मुझे नहीं लगता इसमें से जो है कुछ हमें पूछा जा सकता है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट क्या होते हैं। तो यहाँ पर आरसीसी देख सकते हैं आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एक होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। आज कल आपने देखे होंगे प्री स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं। तो प्री टेंशनड कंक्रीट होता है पोस्ट टेंशनड कंक्रीट होता है। तो प्री टेंशन के लिए हम कम से कम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M40 यूज करते हैं और पोस्ट टेंशनड के लिए M30 यूज करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं ऐसे प्री प्री जो होता है वो पहले आ जाएगा लेकिन उसका उल्टा है। मैंने ऐसे याद करके रखा है प्री मतलब कि पहले वाला आ जाएगा लेकिन जो है M30 M40 हमें प्रोवाइड करना है पहले वाला नहीं प्रोवाइड करना है। ऐसे ही पोस्ट के लिए हमें जो है बड़े वाला आ जाएगा लेकिन यहां पर छोटे वाला है। तो ये मैंने ऐसे जो है याद रखा है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है। रेडी मिक्स कंक्रीट होता है जो हमारे पास आपने देखे होंगे ट्रक्स मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया है। ट्रक्स में जो हमारे पास कंक्रीट आ जाता है बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं हमारे पास तो उसी को हम रेडी मिक्स कंक्रीट कहते हैं। इट इज द कंक्रीट डिलीवर्ड एट द साइट इन द प्लास्टिक कंडीशन रिटार्डर्स आर यूज्ड। यहाँ पर जो है प्लास्टिक कंडीशन में हमारे पास कंक्रीट जो है साइट पे ही प्रोवाइड किया जाता है बड़े बड़े ट्रक्स में लेके आते हैं तो वहां पर रिटार्डर्स इसमें यूज किए जाते हैं ताकि वो जल्दी सेट न हो जाए। टू फार्मर्स बैरल ट्रक्स होते हैं हमारे पास। बैरल ट्रक्स में हमारे पास प्लास्टिक स्टेट में होता है और वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट मिक्सर्स होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक कंक्रीट मिक्सर्स में जो है ड्राई फार्म में होता है तो वो वहां पर ही मिक्स कर देता है। फर्स्ट रेडी मिक्स प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड इन पुणे इन 1992। ये याद रखने की जरूरत नहीं है पुणे में पहली बार जो है रेडी मिक्स कंक्रीट का प्लांट बनाया गया था 1992 में। तो फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट होता है। तो यहाँ पर हम कंक्रीट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स ऐड करते हैं तो उससे देखते हैं कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। आपने ये टेस्ट तो आपने वैसे किए किए भी होंगे जो जिनने बीटेक किया होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज करते हैं। स्टील फाइबर्स यूज करते हैं पॉलीप्रोपाइलिन यूज करते हैं ग्लास यूज करते हैं नाइलॉन यूज करते हैं एस्बेस्टॉस यूज करते हैं। तो इन डिफरेंट चीज़ों से जो है हमारी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज भी हो सकती है कभी कभार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील फाइबर्स से इम्पैक्ट एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ या फैटिग स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पॉलीप्रोपाइलिन से इम्पैक्ट एंड फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। एस्बेस्टॉस से फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। जो क्या करते हैं हम ये फाइबर जो है जैसे ही हम कंक्रीट बना रहे हैं उस वक्त ये फाइबर्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर आ जाता है प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट आपको पता ही है आजकल प्रीकास्ट का बना हुआ आपने देखा होगा जहां पर भी फ्लाईओवर होते हैं तो वहां पर जो बड़े बड़े वो बीम्स होते हैं आई शेप बीम्स होते हैं तो वो सारा प्री कास्ट कंक्रीट होता है। कंक्रीट्स आर कास्टेड इनिशियली एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कास्टिंग एट साइट। ये पहले ही जो है कंक्रीट को हमने बनाया हुआ होता है हमने बीम्स को बनाया होता है हमने आई सेक्शंस को बनाया होता है तो फिर डायरेक्टली हम साइट पे
उसको इंस्टॉल ही करते हैं। इट इज हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड वर्कमैनशिप। तो यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए वो जो होते हैं आई सेक्शन या जो भी हमने प्रीकास्ट बनाया हुआ होता है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छी तरह क्वालिटी कंट्रोल में साइट पे उतना अच्छा क्वालिटी कंट्रोल हम नहीं रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। क्या होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट? होता है सुपीरियर प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कंक्रीट M55 एंड अबो ग्रेड। जो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट होता है, ये जो है ऑर्डिनरी कंक्रीट जो हमारे पास होते हैं उनसे थोड़ा स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है। ये M55 और अबो ग्रेड्स के लिए हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट उनको कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है ग्रीन कंक्रीट। ग्रीन कंक्रीट क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ द वेस्ट दैट आर इको फ्रेंडली। तो ये कंक्रीट हम बनाते हैं वेस्ट की वजह से बनाते हैं, मतलब कि जो इको फ्रेंडली वेस्ट होते हैं उनसे बनाते हैं। मतलब कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है हमारे पास, ये वेस्ट होते हैं, ये हमें कहीं पर भी डिस्चार्ज करने होते हैं, इसीलिए हम इन्हीं से जो है कंक्रीट बना देते हैं। आयरन ऑक्साइड होता है, फ्लाई ऐश होता है, रिसाइकल्ड कंक्रीट मतलब कि कंक्रीट को हमने तोड़ा फिर उसके बाद फिर से कंक्रीट में यूज करते हैं। पावर प्लांट में वेस्ट जो होते हैं उनसे बनाते हैं। माइनिंग एंड क्योरिंग करते हैं और जो भी वेस्ट होते हैं उनसे हम कंक्रीट बनाते हैं, उसे हम ग्रीन कंक्रीट कहते हैं, क्योंकि उससे जो है एनवायरनमेंट जो है वो ठीक रहता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शॉर्टक्रीट होता है। शॉर्टक्रीट आपने देखा ही होगा, आजकल ज्यादा यूज होता है। शॉर्टक्रीट होता है जब हम कंक्रीट को स्प्रे करते हैं, हमारे पास एक नोजल होती है तो फिर वो स्प्रे करते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो टनल्स होती हैं तो टनल्स में जो है ज्यादा स्प्रे किया जाता है कंक्रीट। हमारे पास प्रेशर नोजल होती है तो उसमें से प्रेशर थ्रो प्रेशर आ जाता है ये कंक्रीट, तो उसको हम स्प्रे करते हैं वॉल्स पे ताकि हम कंक्रीटिंग कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं पंपेबल कंक्रीट। यहाँ पर शॉर्टक्रीट में आपको याद रखना है कि यहाँ पर साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है वो 10 mm से कम होता है, क्योंकि वो स्प्रे जो है वो नोजल में से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पंपेबल कंक्रीट। पंपेबल कंक्रीट क्या होता है? मतलब कि हम पंप कर सकते हैं कंक्रीट को। आजकल देखा होगा आपने, जहां पर भी बड़ी बड़ी साइट्स होती है वहां पर पंप्स के थ्रू जो है कंक्रीट को पुअर किया जाता है। तो डायमीटर ऑफ पाइप जो है पंपिंग के लिए वो 12.5 सेंटीमीटर्स होती है। स्लम्प वैल्यू जो है 50 to 80 होनी चाहिए, मतलब कि ज्यादा स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए ताकि वो इजिली जो है पाइप के थ्रू जो है चल सके। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो 0.5 to 0.65 होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि पंपेबल कंक्रीट में स्लम्प वैल्यू भी ज्यादा ही होनी चाहिए और वाटर सीमेंट रेशियो भी ज्यादा ही होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। मतलब कि अगर हम ठंडी जगहों पर जो है कंक्रीटिंग करते हैं उसे कहते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। तो टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री के लिए उसे हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं। तो सेटिंग टाइम यहाँ पर ज्यादा होता है, मतलब कि कोल्ड होता है तो इसीलिए सेटिंग टाइम ज्यादा लेता है। हार्डनिंग टाइम भी ज्यादा होता है यहाँ पर, मतलब कि ज्यादा हार्डनिंग टाइम भी होता है, मतलब कि हार्ड होने में भी टाइम लगता है। आपको ये तो पता ही होगा, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है तो हमारे पास सेटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जो सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज्यादा कम होता है। रैपिड हार्डनिंग एंड पोर्टलैंड सीमेंट और हाई अलुमिना सीमेंट जो है ये ज्यादातर हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज करते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या फिर हाई अलुमिना सीमेंट, ताकि वो जो है सेटिंग वहां पर जल्दी हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं या फिर हाई अलुमिना सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉट वेदर कंक्रीटिंग। क्या होती है हॉट वेदर कंक्रीटिंग? होती है अगर टेम्परेचर हमारे पास 40 डिग्री से ज्यादा होती है उसे हम हॉट वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं। तो सेटिंग टाइम भी यहाँ पर कम होता है और हार्डनिंग टाइम भी कम होता है, मतलब कि सेटिंग टाइम जल्दी ही सेटिंग हो जाती है और हार्डनिंग भी जल्दी ही हो जाती है। लो हीट सीमेंट्स और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यहाँ पर यूज किए जाते हैं। लो हीट सीमेंट क्या होते हैं? मतलब कि जिनको सेटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, तो वही टाइप ऑफ कंक्रीट हम यूज करते हैं यहाँ पर। एक होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग जो होता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या होता है? इसमें टेम्परेचर होता है 16 डिग्री to 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम आपको अंडर वाटर कंक्रीटिंग में जो है एक ही चीज याद रखनी है, यहाँ पर हम ट्रिमी पाइप्स का यूज करते हैं ताकि हम जो है पाइप्स हम यूज करते हैं ट्रिमी पाइप्स जिनको कहा जाता है, ताकि हम कंक्रीट को जो है प्रॉपर जगह तक पहुंचा सके थ्रो पाइप्स। तो उन पाइप्स को कहते हैं ट्रिमी पाइप्स। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ ट्रिमी पाइप जो है वो 200 mm से कम नहीं होना चाहिए और स्लम्प की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पाइप के थ्रू हम कंक्रीट को पुअर कर रहे हैं। तो स्लम्प की वैल्यू 100 to 180 mm होना चाहिए
अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए। अंडर वाटर कंक्रीटिंग में आपको ये चीज याद रखनी है कि ट्रीमी पाइप्स का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट दिए हुए हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मैंने दो टेस्ट यहां पर मेंशन किए हुए हैं। एक होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट, तो रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है, इसको हम सिक्मिट रिबाउंड हैमर टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें यहां पर एक ये जो मैंने दिखाया हुआ है, ये इसे हम रिबाउंड हैमर कहते हैं। तो ऐसे होता है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, इसमें एक जो है नीडल लगी होती है, प्लंजर जिसे हम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहां पर एक स्केल भी दिखाई होती है। तो स्केल में जो है ये रिबाउंड नंबर दिखाता है, रिबाउंड नंबर। तो यहां पर ये जो स्केल लगी है ये रिबाउंड नंबर दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कंक्रीट की कोई वॉल है, तो हमें इसका जो है इसकी स्ट्रेंथ देखनी है। तो इसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रिबाउंड हैमर को इसके साथ रखते हैं और फिर जो है इस पे बटन एक होता है, इसको पीछे से पुश किया जाता है, यहां से इसको पुश किया जाता है। ये जो नीडल है, ये नीडल इस पे जो है जोर लगाती है और जो है ब्लो लगाती है। मतलब कि ऐसे रखो कि ये जो नीडल है, ये जो प्लंजर है, ये इस पे ब्लो लगाता है। तो ब्लो के बेसिस पे यहां पर स्केल पे दिखाता है कि रिबाउंड नंबर क्या होगा। मैं आपको टेस्ट दिखा रहा हूं, टेस्ट प्रोसीजर क्या है। ये हमारे पास रिबाउंड हैमर है, इसको अगर हमें इस कंक्रीट का देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हम एक रिबाउंड हैमर को रखते हैं इसके साथ और इसको पीछे से पुश किया जाता है। तो पुश करने की वजह से ये जो नीडल होती है ये इसके साथ ब्लो लगाता है। तो ब्लो की वजह से हमारे पास स्केल पे दिखाता है कि रिबाउंड नंबर क्या आया। उस रिबाउंड नंबर को हम क्या करते हैं, उस रिबाउंड नंबर के बेसिस पे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी इस कंक्रीट की। ये जो कंक्रीट यहां पर दिखा हुआ है, तो इसकी कंक्रीट की जो है रिबाउंड स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया होता है, ये इसी के साथ रिबाउंड हैमर के साथ ही एक ग्राफ दिया होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक होता है रिबाउंड नंबर और यहां से होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहां पर तीन कंडीशंस दिखाई हुई है, या तो हम वर्टिकली अपवर्ड्स जो है रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, या वर्टिकली डाउनवर्ड्स रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टली जो है रिबाउंड हैमर टेस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो रिबाउंड हैमर है यहां पर इसने जो रिबाउंड नंबर की रीडिंग दिखाई, फॉर एग्जांपल ये है रिबाउंड नंबर की रीडिंग, ये है रिबाउंड नंबर की रीडिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहां पर स्ट्रेंथ होगी वो आ जाएगी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास कंक्रीट होगा। तो यही होता है कि रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि रिबाउंड हैमर टेस्ट क्या होता है और रिबाउंड हैमर टेस्ट में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राफ की मदद से। तो ग्राफ में क्या होता है, रिबाउंड नंबर होता है एक साइड होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमारे पास ग्राफ दिया होता है, ग्राफ के बेस पे हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी। अब इसी के साथ एक और टेस्ट है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये होता है हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट। तो ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपको पता ही होना चाहिए। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है कि हम जो है कंक्रीट को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम कंक्रीट में को जो है डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, तोड़ते नहीं है, उसके बगैर ही हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द टाइम ट्रेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मैकेनिकल पल्सेस पासिंग थ्रू द स्ट्रक्चर टू बी टेस्टेड। मतलब क्या है, हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रो एक्वेस्टिक ट्रांसड्यूसर होता है। इलेक्ट्रो एक्वेस्टिक ट्रांसड्यूसर नाम याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। इससे हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मैकेनिकल पल्सेस जनरेट करते हैं, तो फिर इसको कंक्रीट के थ्रू जो है पास करवाते हैं। तो कंक्रीट के थ्रू हम पास करवाते हैं और इनको देखा जाता है किन की मदद से, ट्रांसमीटर्स यहाँ लगे होते हैं। तो ट्रांसमीटर से हम पता करते हैं कि यहाँ से जो पल्स आई इसको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में। तो ट्रांसमीटर से हम पल्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इलेक्ट्रो एक्वेस्टिक ट्रांसड्यूसर से हम जो है ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मैकेनिकल पल्सेस होती है इनको बनाते हैं। तो यहां पर एक टेबल है, ये आपको याद रखना है कि इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वेलोसिटी जो है वो 4.5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है तो
क्वालिटी जो है हमारे कंक्रीट की, ये हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक होता है, ये मैंने आपको शायद मैं आपको बताना भूल गया, ये कंक्रीट ब्लॉक है। तो कंक्रीट ब्लॉक में हम देखते हैं कि कितना जल्दी जो है वेव्स, ये वेव्स हमने ट्रेवल की यहाँ से कंक्रीट के थ्रू, कितनी जल्दी जो है इन वेव्स ने ट्रेवल किया, इसी को कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर 4.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है तो इसे क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है। 3.5 टू 4.5 अगर वेलोसिटी है तो वेरी गुड क्वालिटी है। 3.5 से 3.5, 3 टू 3.5 अगर है तो उसे गुड क्वालिटी कहेंगे, और लेस देन 3 अगर है तो इसे डाउटफुल कंक्रीट कहेंगे, मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, इस टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।